नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और आप सभी का स्वागत है हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे शैक्षिक परिदृश्य का अगला चैप्टर है आरटीई एक्ट 2009। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कहलाता है ये राइट टू एजुकेशन। तो ये राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी धाराएं होती हैं और किस धारा में किस बात का उल्लेख किया गया है, इसके बारे में पूरी चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग ये 3rd ग्रेड सीधी भर्ती परीक्षा जो हमारा रीट मेंस का पेपर होता है उसके लिए क्लासें चल रही है। तो आप लोग रेगुलर क्लास लेते रहें, चाहे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो चाहे पात्रता की। आपको पूरा कम्प्लीटली हैंडरेटेड नोट्स वाला कोर्स और साथ में आपको वीडियो यूट्यूब पर दिए जा रहे हैं और आप लोग अपनी स्टडी को बरकरार बनाए रखें। चलिए साथियों, अब मैं आता हूँ चैप्टर पर। आरटीई एक्ट यानी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करेंगे। तो शुरू होते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और समय पर आप लोग क्लास लें। संवैधानिक प्रक्रिया में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। शुरुआत यहीं से होती है कि संविधान की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था और उसमें अनुच्छेद 21 के भाग ए में शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था और इस शिक्षा के अधिकार में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी, यानी प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना कंपलसरी समझा। तो ये हमारे संविधान का जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था। तो आपको अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 21A। अब ये निःशुल्क जो अधिकार अधिनियम आया था 2009 का, इसके बारे में आप लोग शुरुआत कैसे होती है, कब इसका बिल पारित होता है, इसको मंजूरी कब मिलती है, वो सब चीज़ें आपको डेट याद रखनी है। 20 जुलाई 2009 को आरटीई बिल को राज्यसभा में मंजूरी प्रदान की गई थी। राज्यसभा में कब मंजूरी मिली इसको मिली थी 20 जुलाई 2009 को। और 4 अगस्त 2009 को आरटीई बिल को लोकसभा में मंजूरी मिली। लोकसभा में कब मिली? 4 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त 2009 को तत्कालिक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल उस समय थी, तो उसके द्वारा आरटीई बिल को मंजूरी दी गई थी। यानी राष्ट्रपति ने उस समय, जब ये 2009 में बिल पारित किया गया था, तो उस समय प्रतिभा पाटिल हमारे देश की राष्ट्रपति थी। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने बिल पारित किया था इसका। और उसके बाद बात करते हैं 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को पूरे देश में लागू किया गया था, केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। याद रखना, क्योंकि आप जानते हो जम्मू कश्मीर में 376 धारा लगी हुई थी, तो उस वजह से 370 धारा नंबर 370 लगी हुई थी, सॉरी। तो उसके तहत में जम्मू कश्मीर का एक अलग से वैधानिक राज्य था, तो उस समय पर पूरे देश में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान में ये निःशुल्क यानी आरटीई जो एक्ट 2009 है, ये राजस्थान में कब आया, तो सुनिएगा आप लोग। राजस्थान राज्य के संदर्भ में 29 मार्च 2011 को तो इसको राज्य विधानसभा के द्वारा एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया था। हमारे राजस्थान की विधानसभा में इसमें एक संशोधन पारित किया गया था 29 मार्च 2011 को, और इसको राजस्थान में लागू किया गया था साथियों, इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2011 को। याद रखना, 1 अप्रैल 2011 को ये लागू किया गया था और इसका नाम पड़ा था साथियों राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से राजस्थान में लागू हुआ था। तो जो हमारा आरटीई एक्ट 2011 जो हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में, उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों तारीख आपको याद रखनी है। अगर पूरे देश की बात की जाए कि आरटीई 2009 देश में लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2009 को, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2010 को, सॉरी 1 अप्रैल 2010 को। अगर पूछा जाए कि इस अधिनियम को राजस्थान में कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2011 को, और इसी वजह से राजस्थान अधिनियम 2011 इसका नाम पड़ा था राजस्थान में आकर के। अब हम बात करते हैं साथियों 4 जुलाई 2013 को
आरटीई गान को अपनाया गया था। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक गीत भी या एक गान भी तैयार किया गया था, जिसको 4 जुलाई 2013 को मंजूरी प्रदान की गई थी। अब आरटीई का गान क्या है? टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। ये क्या है? हमारा आरटीई गान है जो 4 जुलाई 2013 को ये अपनाया गया था। अब देखते हैं हम आरटीई एक्ट 2009 की स्ट्रक्चर के बारे में। तो थोड़ा सा आपको मैं समरी बता देता हूँ, उसके बाद में विस्तार से बात करूँगा। आरटीई एक्ट 2009 के अंदर कुल अध्याय कितने हैं? 7 हैं। और इन 7 अध्यायों के अंदर धाराएं कितनी हैं? 38 हैं। और ये अभी हाल ही में आरटीई 2009 का एक्ट था, उसमें अध्याय और धाराएं पूछी गई थी रीट मेंस के अंदर। तो आपको याद रखना, अध्याय कितने हैं? 7 हैं। और धाराएं कितनी हैं? 38। और अनुसूची 1, अनुसूची कितनी है? 1 है। सबसे बड़ा अध्याय पूछा जाए तो साथियों 4 नंबर का जो अध्याय है सबसे बड़ा है। और इस 4 नंबर के अध्याय में सबसे बड़े में धारा 12 से लेकर के धारा नंबर 23 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब हम एक एक अध्याय को बात करते हैं विस्तार से, और प्रत्येक अध्याय में कितनी कितनी धाराएं जोड़ी गई हैं और प्रत्येक धारा में किस बात का उल्लेख किया गया है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 के अंतर्गत धारा 1 और 2 इन दोनों का उल्लेख किया गया है। और धारा 1 और 2 बात करती है साथियों प्रस्तावना की, ठीक है ना? प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है इसमें। अब धारा नंबर 1 है, इस धारा नंबर 1 में यह प्रावधान किया गया है कि आरटीई एक्ट 2009 अधिनियम पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे देश में लागू किया गया था। समझ में आ गया? यह अधिनियम मदरसों, वैदिक पाठशालाओं में, धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों में लागू किया गया था, लेकिन जो निजी विद्यालय हैं उनमें लागू नहीं किया गया था। अब बात करते हैं धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 जो है साथियों, उसमें आरटीई से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की परिभाषा हैं उनको उल्लेखित किया गया है, जैसे समुचित सरकार, वंचित बालक, अभावग्रस्त बालक, स्थानीय बालक और विद्यालय, इन सब के बारे में विशेष परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अध्याय नंबर 2 की। अध्याय नंबर जो 2 है उसमें धारा नंबर 3 से लेकर के 5 धारा तक उल्लेख किया गया है। तो धारा नंबर 3 क्या है साथियों? प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है, कक्षा 1 से 5वीं तक की। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के कोई भी बालक उसका ये अधिकार होगा कि वह निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा, और इसकी व्यवस्था समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। किस बात का उल्लेख किया गया है? कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस बात का उल्लेख किया गया धारा नंबर 3 में। धारा नंबर 4 में किस बात का उल्लेख है? सुनिएगा कि अगर कोई भी बालक किसी भी कारणवश से शिक्षा की मुख्यधारा को छोड़ देता है, यानी विद्यालय को छोड़ देता है, तो वह कुछ वर्षों के बाद भी शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है, तो वो ऐसी स्थिति में समुचित सरकार, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय अभिभावक, इन सभी का दायित्व होगा कि उस बालक को अपनी आयु वर्ग के आधार पर शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ा जाए और उसकी उम्र के अनुसार उसे उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाए। ये बात की गई है धारा नंबर 4 में कि अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है तो उसको पुनः पढ़ाई करवानी चाहिए। इस बात का उल्लेख धारा नंबर 4 में किया गया है और उसकी उम्र के अनुसार उसको उसी कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। समझ में आ गया? बात करते हैं धारा नंबर, अब देखेंगे थोड़ा सा बीच में और देखते हैं। यदि किसी बालक की आयु 10 वर्ष की है, एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चलते हो किसी बच्चे की उम्र 10 वर्ष है, तो उसे आरटीई एक्ट 2009 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार उसको कक्षा 5 में बिठाया जाएगा। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल है आपके लिए, नोट याद रखना। धारा 4 के प्रावधानों को पूरा करने के लिए शैक्षणिक स्तर के अंतर को कम करने के लिए ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स का आयोजन भी करवाया जाता है। उसके बाद धारा नंबर 5 में टीसी का उल्लेख किया गया साथी। इस धारा में यह प्रावधान है कि इसमें कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वो अपने विद्यालय का स्थानांतरण भी करता है, तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ साथ
उस बालक के सभी अधिकारों का भी स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई विद्यार्थी टीसी कटवाना चाहता है तो अधिकार धारा नंबर 5 के अंदर इस बात का उल्लेख है कि अगर कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है किसी भी विद्यालय से तो उसको टीसी देने का अधिकार होता है। समझ में आ गया। अब अध्याय नंबर 3 की बात करते हैं। अध्याय नंबर 3 में माता पिता व समुचित सरकार के अधिकार दिए जाते हैं अध्याय नंबर 3 में। और इसमें धारा कितनी आती है? 6 से लेकर के 11 नंबर तक की धारा आएंगी। धारा नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी टोटल इसमें 6 धाराओं का उल्लेख किया गया है। धारा नंबर 6 बात करती है विद्यालयों की स्थापना की। कैसे? सुनिएगा। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि समुच्च सरकार का यह दायित्व होगा कि वह समय और स्थान के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई विद्यालय स्थापित करना है तो वो डिस्टेंस के आधार पे सारी चीज़ों को तय निर्धारित मानक मापदंडों को पूरा करेगा। आ गया समझ में। अब बात करते हैं धारा नंबर, अब देखेंगे आरटी एक्ट 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा तथा 2 किलोमीटर से लेकर के 2.5 किलोमीटर के बीच में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। समझ में आ गया। ये धारा नंबर 6 में उल्लेख किया गया है डिस्टेंस का। बात करते हैं धारा नंबर 7। इस धारा में केंद्र व राज्यों का वित्तीय अनुपात दर्शाया गया है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात कितना होगा? 60:40। यानी कि जो विद्यालयों का बजट होगा साथियों, वो इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों का बजट केंद्र सरकार 60% वहन करेगी और राज्य सरकार 60% वहन करेगी। समझ में आ गया। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जबकि यह अनुपात कितना है? 90:10 है। यानी केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% खर्चा भुगतेगी। ये केवल पूर्वी उत्तर राज्यों की बात की जा रही है, जबकि ऑल ओवर हमारे जैसे राजस्थान है तो उसमें 60:40 है। नोट याद रखना, वर्ष 2018 से पूर्वोत्तर राज्यों की कितनी संख्या थी? 7 थी। 2018 से पहले कितने राज्य थे? 7 थे पूर्वोत्तर राज्य। बालक बालिकाओं हेतु संपूर्ण भरण पोषण की व्यवस्था करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब बात करते हैं धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 में याद रखना समुचित सरकार के अधिकार तथा कर्तव्य क्या क्या है इस बात का उल्लेख किया गया है। इतना याद रखना है। धारा नंबर 8 समुचित सरकार के अधिकार और कर्तव्यों की पालना करने की बात करती है। ये इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 9, इस धारा में उल्लेख किया गया है कि समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग के जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं इस बात का उल्लेख धारा नंबर 9 करती है। 8 में हो गया समुचित सरकार के अधिकार कर्तव्य। धारा नंबर 9 में हो गया अधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य। जबकि धारा नंबर 10 क्या कहती है? सुनिएगा। धारा नंबर जो 10 है उसमें उनके अभिभावकों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि कोई भी स्थानीय अभिभावक 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए उसको प्रेरित करेगा। यानी माता पिता के यानी कि अभिभावकों के कर्तव्यों और अधिकारों की उल्लेख कौन करता है? धारा नंबर 10 करती है। उसके बाद है धारा नंबर 11। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार का दायित्व है कि वह 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। समझ में आ गया। ये समुचित सरकार का दायित्व होता है। धारा नंबर 11 में देखो, मैं आपको किसी दिन शॉर्ट ट्रिक लेकर के आऊँगा इनको याद कराने की। बहुत अच्छी ट्रिक है, मेरे पास लिखी हुई है, मैं आपको किसी दिन डोज में बता दूंगा। अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 साथियों सबसे बड़ा है, जिसमें धारा नंबर 12 से लेकर के 28 तक उल्लेख किया गया है। अब देखेंगे धारा नंबर 12। आरटी एक्ट 2009 की इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि सभी निजी शिक्षण संस्थानों को अपने विद्यालय की कक्षा प्रथम में कुल छात्र संख्या का 25% सीटों का निर्धन वर्ग के उन बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। कहने का मतलब है कि भैया जो आरटी के अंतर्गत जो 25% रिजर्वेशन सीट होती है वो निर्धन और गरीब बीपीएल बच्चों को उसमें आरक्षित वर्ग किया गया है। उनको सीटें फिक्स की गई हैं कि उनसे चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो कोई फीस वसूली नहीं जाएगी। यानी 25% विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में भी।
इसमें प्रावधान किया गया है कि एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर उन्हें दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात इसमें शर्त रखी गई है। बात करते हैं धारा नंबर 13 की। धारा नंबर 13 में उल्लेख किया गया है कि अगर कोई बच्चा किसी भी विद्यालय में एडमिशन लेता है तो उससे वो एडमिशन की फीस नहीं ली जाएगी, ना कोई शिक्षण का शुल्क लिया जाएगा। समझ में आ गया? धारा नंबर 13 में इस बात का उल्लेख किया गया है। धारा नंबर 14 में ध्यान रखना, धारा नंबर 14 में उल्लेख किया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जाएगा तो उससे किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की मांग नहीं की जाएगी। ये धारा नंबर 14 में उल्लेख किया गया है। धारा नंबर 15 की बात करते हैं। धारा 15 में उल्लेख किया गया है कि बालक के प्रवेश की अंतिम तिथि अगर 30 सितंबर है, ठीक है ना भाई, आप जानते हो बालक के प्रवेश की तिथि 30 सितंबर है, लेकिन फिर बच्चा लेट हो जाता है एडमिशन लेने में, तो उसको पूरे वर्ष के दौरान कभी भी प्रवेश दिया जा सकता है। 30 सितंबर को हमारे एडमिशन बंद हो जाते हैं स्कूलों में, ठीक है ना, तो उसके बाद भी विद्यार्थी विद्यालय में क्या ले सकता है, एडमिशन ले सकता था पूरे साल में कभी भी, एग्जाम से पहले पहले। तो ये बात की गई है धारा नंबर 15 में। धारा नंबर 16 देखेंगे। 38 धाराएं साथियों बहुत इंटरेस्टेड है, मैं आपको किसी दिन ट्रिक बताऊंगा इनको चुटकियों में याद करने की, ठीक है ना। फिलहाल में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। धारा नंबर 16 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर बालक का किसी भी स्तर तक ठहराव या अवरोधन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, जैसे 1 से लेकर के 8वीं तक विद्यालय है, तो उसको बीच में कभी भी फेल वगैरह नहीं किया जाएगा। ये प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, यानी 1 से 8वीं तक उस बच्चे को कोई फेल नहीं करेगा। आप जानते हो 8वीं में भी ग्रेडिंग सिस्टम है, कोई फेल नहीं होता, इसलिए धारा नंबर 16 में इस बात का उल्लेख किया गया है। धारा नंबर 17 दैनिक खतरा, ध्यान रखना, धारा नंबर 17 यानी खतरा। इसका मतलब बालक का कोई भी टीचर शारीरिक शोषण नहीं कर सकता, उसका मानसिक शोषण नहीं कर सकता, यानी बच्चे के साथ में कोई मारपीट नहीं कर सकता। इस बात का उल्लेख धारा नंबर 17 में किया गया है। समझ में आ गया? धारा नंबर 18 की बात करते हैं। धारा नंबर 18 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी विद्यालय संगठन सरकार के द्वारा तय मानकों को पूरा करता है तो उसे विद्यालय संचालन करने की अनुमति दे दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई, मान के चलते कोई व्यक्ति विद्यालय स्थापित करता है तो विद्यालय की स्थापना के समय उसे सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, शिक्षा विभाग से, और शिक्षा विभाग के जो भी नियम हैं उन सभी का पूरा पालन करना पड़ेगा उस स्कूल के संचालक को। विद्यालय की जितनी भी नीतियां हैं उन सब का पालन करना पड़ेगा किसी भी विद्यालय संस्था प्रधान को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी। ये धारा नंबर 18 में उल्लेख किया गया है। धारा नंबर 19 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर कोई भी विद्यालय सरकार के परिवर्तित मानकों को पूरा नहीं करती है तो उस विद्यालय के जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई सरकार के नियमों की पालना नहीं करता, विद्यालय उल्लंघन करता है, तो उस विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जाती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। धारा नंबर 20 की बात करें, देखो धारा नंबर 20 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि समुचित सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वे विद्यालय स्थापना के लिए तय किए गए मानकों में परिवर्तन भी कर सकती है। भाई अगर कोई विद्यालय के नियमों में परिवर्तन करना है तो वो कैसे किया जाएगा, बदले जा सकते हैं नियम विद्यालयों के, उनके मानकों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस बात का उल्लेख धारा नंबर 20 में किया गया है। सरकार नियम भी बदल सकती है शिक्षा के लिए। अब देखते हैं धारा नंबर 21। मैंने आपको इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया था साथियों, विद्यालय प्रबंधन समितियों से संबंधित। तो विद्यालय प्रबंधन की जो समिति है, विद्यालय प्रबंधन समिति, और उसका नियंत्रण स्थानीय अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए, यानी विद्यालय प्रबंधन की समिति का जो गठन किया गया है वो धारा नंबर 21 में उस बात का उल्लेख है। ये आपको याद रखना है। विद्यालय प्रबंधन समितियों का उल्लेख किसमें किया गया है? धारा नंबर 21 में किया गया है। और धारा नंबर 22 में याद रखना, धारा नंबर 22 में किया गया है कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है कि कार्य क्या है कि शिक्षा में सुधार किया जाए प्रारंभिक स्तर में, और एक अल्पकालीय प्रपत्र में वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करें जिसे संस्थागत नियोजन कहा जा सकता है। यानी कि विद्यालय में किस तरीके से पढ़ाई करवानी है, क्या क्या योजनाएं संचालित करनी है, विद्यालय प्रबंधन समिति के क्या क्या कार्य हैं, इसका उल्लेख धारा नंबर
22 में किया गया है, जबकि विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की बात की गई धारा नंबर 21 में। समझ में आ गया। आगे चलते हैं धारा नंबर 23। एक प्रश्न आता है साथियों इससे एग्जाम में 100%। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों की योग्यता व अयोग्यता क्या है। भाई धारा नंबर 23 क्या कहती है कि भाई किसी भी स्कूल में टीचर बनने के लिए उसको एक स्पेशल योग्यता होनी चाहिए, यानी टीचरों की योग्यता और अयोग्यता की बात की गई है धारा नंबर 23 में। धारा नंबर 24 में शिक्षकों के दायित्व का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक शिक्षक को आदर्श व नैतिक चरित्रवान होना चाहिए। समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है। धारा नंबर 25 देखेंगे। धारा नंबर 25 में विद्यालयों के अंतर्गत छात्र और शिक्षकों के अनुपात की बात की गई है। अब यह प्रश्न अभी रीट में पूछा गया था साथियों, हाल ही में। ध्यान रखना कि भाई अगर कोई प्राथमिक विद्यालय है तो प्राथमिक विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात है 35:1, यानी कि 35 विद्यार्थियों पर एक टीचर नियुक्त किया जाएगा। अगर वही बात करें उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो छात्र व शिक्षक का अनुपात होता है 40:1, यानी कि 40 विद्यार्थियों पर एक टीचर लगाया जाएगा। और अभी हाल ही रीट में प्रश्न पूछा गया था, अगर किसी कक्षा में 165 विद्यार्थी हैं तो उसके लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट आंसर की जब अधीनस्थ चयन बोर्ड ने जारी की थी तो आंसर 4 माना था, और जब संशोधित आंसर की आई साथियों तो उसका आंसर 5 माना है। तो आपको याद रखना है कितने टीचर लगाए जाएंगे। राइट आंसर होगा इसका 5। आगे समझ में, पहली आंसर की मैं 4 बताया था जिसको गलत मान लिया बोर्ड ने फिर बाद में, लेकिन राइट आंसर क्या हो गया इसका 5 हो गया। यानी 165 अगर विद्यार्थी किसी विद्यालय में है, उच्च प्राथमिक की बात की जा रही है। प्रश्न पूछा गया था कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में अगर 165 विद्यार्थी हैं तो शिक्षकों की संख्या कितनी होगी साथियों, 5 होगी। कितनी होगी, 5 होगी। समझ में आ गया। यानी कि 4 तो क्या होंगे, शिक्षक होंगे, और एक उसका संस्था प्रधान होगा, यानी एक हेडमास्टर होगा। समझ में आ गया। तो शिक्षक कितने हो गए, 5 हो गए टोटल। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों को यह प्रश्न यहां से मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, और अच्छे से याद करके जाना। प्रश्न 2-3 बार ऐसा पूछा जा चुका है एग्जाम में, रीट में। आगे बढ़ते हैं धारा नंबर 26। सुनिएगा। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय में अगर 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं होने चाहिए। विद्यालय में धारा नंबर 26 लगाई गई है तो क्या कहेगी कि मान के चलते हो किसी भी विद्यालय के अंदर 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं होने चाहिए, वो भरे होने चाहिए। चाहे उसको संविदा से भरा जाए, चाहे उसको गवर्नमेंट टीचर लगा के भरा जाए, लेकिन 10% से अधिक टीचर पद खाली नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया। उसके बाद धारा नंबर 27। धारा नंबर 27 में बात की गई है कि कोई भी शिक्षक शिक्षण के अतिरिक्त केवल राष्ट्रीय मान्यता के कार्यों को पूरा करेगा, जैसे जनगणना, निर्वाचन कार्य और राष्ट्रीय आपदा। इन तीनों में उसको लगाया जा सकता है। लेकिन याद रखना साथियों, याद रखना एक चीज़ को, पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत, किसमें, पल्स पोलियो जो अभियान है उसमें शिक्षकों को नहीं लगाया जाता। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं धारा नंबर 28। कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण या प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा, यानी कोई भी अगर गवर्नमेंट टीचर है तो वो बच्चों को ट्यूशन नहीं करवा सकता, निजी शिक्षण नहीं करवा सकता। इस बात का उल्लेख धारा नंबर 28 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, कोई भी सरकारी टीचर ट्यूशन नहीं करवा सकता। अगर ट्यूशन करवाएगा तो उस पर क्या FIR लगाई जा सकती है, कोर्ट में FIR लगाई, उसके प्रति शिकायत की जा सकती है शिक्षा विभाग में, अगर कोई सरकारी टीचर ट्यूशन करवाएगा तो। इस बात का उल्लेख धारा नंबर 28 में किया गया है। अब बात करते हैं अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर जो 5 है उसमें 2 धाराओं का उल्लेख है, 29 नंबर की और 30 नंबर की, और ये बात करती है प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा करने की। पाठ्यक्रम का उल्लेख किया गया, सुनिएगा। धारा नंबर जो 29 है साथियों, इसमें यह प्रावधान किया गया कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के अधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और बताया गया है कि इन सभी व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में कोई ऐसी वस्तु को नहीं शामिल करें जो समाज, जाति और धर्म आदि से समाहित हो। यानी कि कोई भी ऐसी विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में नहीं जोड़े जो समाज या धर्म या जाति से विरोध करती हो, यानी कि जो गलत लगे समाज को भी, धर्म से, या उसका कोई बुरा बर्ताव करे, तो ऐसी चीज़ों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करें। तो इसमें पाठ्यक्रम को लेकर बात की गई है धारा नंबर 29 में।
उसके बाद धारा नंबर 30 देखेंगे। धारा नंबर 30 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। आप भी जान रहे हो कि भाई कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड क्लास को अब बोर्ड बना दिया गया है 8वीं क्लास को, लेकिन फिर भी 8वीं में कोई फेल नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जा रहे हैं। कोई विद्यार्थी फेल नहीं होता, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड ए प्लस, कुछ ऐसा दिया जाता है ना। तो इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम है 8वीं में, लेकिन फेल करने का कोई अधिकार नहीं है। धारा नंबर 30 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। 5वीं तक की बात की गई इसमें, तो देखो प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा जो है 5वीं तक की, बताओ इसमें कोई बोर्ड परीक्षा होती है क्या, नहीं होती ना। तो इस बात का उल्लेख धारा नंबर 30 में किया गया है। अगला है अध्याय नंबर 6। तो अध्याय नंबर जो 6 है साथियों सुनो, इसमें बात की गई है धारा नंबर 31 से लेकर के 34 तक, और ये बालकों के अधिकारों का संरक्षण करती है, ठीक है ना। आप सुनिएगा, धारा नंबर 31 बात करती है कि इसमें बाल अधिकारों के हनन के संबंध में शिकायत प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। यानी कि अगर कोई भी टीचर या कोई संस्था बालक के अधिकारों का हनन करती है तो उसकी हम शिकायत कर सकते हैं। इस बात का उल्लेख धारा नंबर 31 में किया गया है। धारा नंबर 32 क्या करती है सुनिएगा, इसमें प्रावधान किया गया है कि धारा 31 के तहत प्राप्त शिकायत को सत्यापन या निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारी तक पहुंचाया जाए। धारा नंबर 31 में हमने शिकायत की, अब वो शिकायत का निरीक्षण या सत्यापन हम उच्च अधिकारी से करवाएंगे। इस बात का उल्लेख किया गया धारा नंबर 32 में। धारा नंबर 33 सुनिएगा, धारा नंबर 33 में उल्लेख किया गया है कि आरटी के नियमों में संशोधन करने हेतु तथा उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो आपको इतना ही याद रखना है, धारा नंबर 33 में एक केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन करने की बात की गई है, और एक केंद्रीय सलाहकार जो परिषद है ये समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाई गई थी। तो केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा नंबर 33 में। और बात की जाए धारा नंबर 34 में, तो धारा नंबर 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसका मुख्य कार्य आरटीई एक्ट के नियमों में संशोधन करने हेतु केंद्रीय सलाहकार परिषद को समय समय पर सलाह देनी चाहिए। यानी कि धारा नंबर 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन और धारा नंबर 33 में केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। बस इतना आपको याद रखना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, धारा नंबर 35 से लेकर के 38 तक अध्याय नंबर 7 में उल्लेख किया गया है। बात करते हैं धारा नंबर 35 की। साथियों वीडियो को लाइक करना एक बार अच्छे से, और शेयर भी जरूर करना। इस अध्याय में बताया गया है कि अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने का पूरा अधिकार होगा। यानी कि जो अधिकारी है उनको निर्देश दिया गया है इसमें कि भाई इस अधिनियम को पूरे राज्य में लागू किया जाए। इस बात का उल्लेख धारा नंबर 35 में। उसके बाद धारा नंबर 36 में बात की गई है, सुनिएगा, कि कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का अगर गलत व्यवहार करता है तो उसके संबंध में शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। प्रत्येक माता पिता को, प्रत्येक बच्चे को ये अधिकार है कि कोई भी अगर कर्मचारी, कोई भी अध्यापक, संस्था प्रधान अगर गलत बर्ताव विद्यार्थी के साथ में करता है या अभिभावक के साथ में करता है तो उसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस बात का उल्लेख धारा नंबर 36 में किया गया है। समझ में आ गया। बात करते हैं धारा नंबर 37 की। धारा नंबर 37 में ये बात की गई है कि जो हमने धारा नंबर 36 के तहत शिकायत की थी, उस शिकायत के संबंध में एक निष्पक्षता के साथ उस व्यक्ति को या बच्चे को न्याय मिले, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करने की बात की गई धारा नंबर 37 में। समझ में आ गया। धारा 37 क्या कहेगी कि धारा नंबर 36 में जो हमने शिकायत की थी उस शिकायत के संबंध में आपको एक न्याय मिलेगा, एक पूरी उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बात का उल्लेख यानी न्याय देने की बात की गई है शिकायत के विरोध के पक्ष में धारा नंबर 37 में। और अंतिम जो धारा है धारा नंबर 38, इस बात का उल्लेख करती है कि हमने आरटीई एक्ट के जितनी भी धाराएं बनाई उन सभी धाराओं में परिवर्तन करने का अधिकार है।
यानी हमने जो अब तक 37 धाराएं पढ़ी थी, 37 धाराओं के नियम बनाए, उन सभी में नियमों में उलट फिर काम करने का, बदलने का जो काम किया जाएगा वो सब उल्लेख है धारा नंबर 38 में। बताओ सबसे अंतिम जो धारा हमने बनाई 38, उस अंतिम धारा 38 को जितनी भी ऊपर की हमने धारा बताई है, इस RTE एक्ट का इंजेक्शन कहा जाता है इसको। समझ में आ गया? इंजेक्शन एक तरीके से, सब में परिवर्तन भी किया जा सकता है। समझ में आ गया? उसके बाद कि प्रत्येक अध्यापक को, अब सुनिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से, प्रत्येक अध्यापक को प्रति सप्ताह कार्य करने को। देखिए अब प्रश्न यहां से बनते हैं ज्यादातर, ठीक है ना, धाराओं के अलावा प्रश्न यहां से बनते हैं। और मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था 165 विद्यार्थियों वाला, वो प्रश्न यहीं से बना था। प्रत्येक अध्यापक को प्रति सप्ताह कार्य कितने किए जाएंगे? 45 घंटे शिक्षण करवाना होगा, और ये अनिवार्य है, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। तो याद रखना, प्रत्येक अध्यापक को एक सप्ताह में कितना पढ़ाना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा? 45 घंटे काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 150 विद्यार्थी अगर हैं तो वहाँ एक हेड मास्टर नियुक्त किया जाएगा 150 विद्यार्थी होने पर, ठीक है ना। अब देखेंगे कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक अगर कोई विद्यालय है तो उस विद्यालय में कितने दिन विद्यालय चलेगा? शिक्षण के दिवस कितने होंगे? 200 दिन होंगे। शिक्षण के दिन कितने होंगे? 200 दिन तक कक्षा 1 से 5वीं तक का विद्यालय चलेगा। और समय कितने होंगे? 800 घंटे। 800 घंटे वहाँ पढ़ाई करवाई जाएगी पूरे एक साल में, ठीक है ना। यानी कि 1 से 5वीं तक का विद्यालय 200 दिन तक चलेगा एक साल में, और 800 घंटे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। ये नियम बनाया गया है। जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक का कोई विद्यालय है तो वो पूरे साल में 220 दिन तक तो चलेगा, और समय के घंटे कितने होंगे? 1000 घंटे उनको पढ़ाना पड़ेगा। ये 1 वर्ष की तिथि है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको ये पूरा RTE एक्ट 2009 मैंने पढ़ाया है, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप लोग एग्जाम को उठा के देख लीजिएगा कोई भी, बस इस तरीके से आपको पढ़ना है और अपने नोट्स बनाना है। नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप है, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है, ठीक है ना। इससे बेटर नोट्स आप किसी भी कोचिंग में चले जाना, आपको मिलने वाले नहीं है, ठीक है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि अगर तैयारी करनी है बहुत ही निःशुल्क, तो आप लोगों को चैनल जरूर जुड़ना चाहिए। धन्यवाद साथियों।